दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत काल में अमेरिका, चीन और यूरोप के साथ भारत के क्या रिलेशन थे? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व हुआ और वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 3112 ईसा पूर्व हुआ और कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष बाद हुआ। महाभारत काल वह काल था जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। महाभारत काल में कुल 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, जिनके नाम कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज थे। इन महाजनपदों के अंतर्गत 200 से अधिक जनपद आते थे, जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत काल में मलेच्छ और यवन को फॉरेनर्स माना जाता था। हालांकि इन फॉरेनर्स में ज्यादातर इंडिया से जाकर बसे लोग ही थे। देखा जाए तो इंडियंस ने ही अरब और यूरोप के अधिकतर एरियाज पर शासन करके अपनी संस्कृति और रिलीजन को बढ़ाया था। उस काल में इंडिया दुनिया का सबसे मॉडर्न देश था और सभी फॉरेनर्स लोग इंडिया में आकर बसने और ट्रेड करने के लिए उत्सुक रहते थे। भारतीय लोगों ने वर्ल्ड के कई हिस्सों में पहुंचकर शासन किया था, जिनमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसी कंट्री भी आती थी। उस समय इंडिया की कई ऐसी कॉलोनी थी जहां पर इंडियन रिलीजन और कल्चर का सर्कुलेशन था। दोस्तों, कई जगह यह भी मेंशन मिलता है कि अर्जुन की वाइफ उल्पी अमेरिका की, धृतराष्ट्र की वाइफ गांधारी अफगानिस्तान की और पांडु की वाइफ माद्री ईरान के किंग सेल्यूकस की सिस्टर थी। और मुनि वेदव्यास और उनके पुत्र सुखदेव अमेरिका के निवासी थे। सुखदेव ने अपने फादर वेदव्यास से एक बार एक प्रश्न पूछा। तब व्यास ने सुखदेव को कहा कि तुम मिथिला यानी नेपाल जाओ और ये क्वेश्चन नेपाल के राजा से पूछना, वहां तुमको इसका उत्तर मिलेगा। तब सुखदेव को अमेरिका से नेपाल जाना पड़ा। कहते हैं कि वे उस काल में हवाई जहाज के द्वारा अमेरिका से यूरोप और चीन के रास्ते नेपाल पहुंचे। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिकन महाद्वीप में पेरू और चिली में हिंदुओं ने उस समय अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। वहां के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर आज भी विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार और नाग का चित्रण मिलता है। इसके अलावा जम्बू द्वीप के वर्णन में अमेरिका का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद में 7 पहियों वाले हवाई जहाज का वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद संहिता में पनडुब्बी का उल्लेख भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अग्नियान से ओशियन के रास्ते उद्दालक ऋषि को इंडिया में लाने के लिए पताल गए थे और भीम, नकुल और सहदेव भी कई बार विदेश गए थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का अग्नियान एक आधुनिक मोटर बोट थी। कहते हैं कि कृष्ण और बलराम एक बोट के सहारे ही नदी मार्ग से बहुत कम समय में मथुरा से द्वारका पहुंच जाते थे। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख भी है। कुछ कुरु वंश के लोग उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में रहते थे। उस क्षेत्र को उस समय उत्तर कुरु कहते थे, क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे, जिन्हें आज के रूस और उत्तरी ध्रुव से जोड़कर देखा जाता है। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य और उनके पोते जयदीप ने भी उत्तर कुरु राज्य को जीता था। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि अर्जुन और राजा भगदत्त के बीच हुए वार में चीनियों ने राजा भगदत्त की हेल्प की थी और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान चीनी लोग युधिष्ठिर को भेंट देने भी आए थे। दोस्तों, महाभारत में यवनों का भी अनेक बार उल्लेख हुआ है। संकेत मिलता है कि यवन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास भी रहते थे। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भयंकर आक्रमण किया था और महाभारत युद्ध के समय यवनों ने कृपाचार्य की हेल्प की थी। महाभारत काल में यवन और मलेच्छ को भी क्षत्रियों के समान आदर मिलता था। इसके अलावा महाभारत काल में फॉरेन लैंग्वेज भी बोली जाती थी। कहा जाता है कि विदुर ने लक्षग्रह में होने वाले इंसिडेंट का सिग्नल भी फॉरेन लैंग्वेज में ही दिया था। जरासंध का मित्र काल्यवन यवन कंट्री का था। काल्यवन ऋषि शेषीरायण और अप्सरा रंभा का पुत्र था। इसके अलावा महाभारत में उल्लेख मिलता है कि नकुल ने पश्चिम दिशा में जाकर हुणों को डिफीट किया था और सहदेव ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान कर वहां स्थित यवनों के नगर को जीत लिया था। प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच क्लोज व्यापारिक संबंध थे। महाभारत में शकों का उल्लेख भी मिलता है। नकुल ने पश्चिम दिशा में जाकर शकों को विन किया था। महाभारत के शांति पर्व में भी शकों का उल्लेख विदेशी जातियों के साथ किया गया। नकुल ने अपने पश्चिमी अभियान में शक के अलावा पैहव को भी विन किया था। पैहव पार्थिया के निवासी थे। दोस्तों, प्राचीन भारत में
सिंधु नदी का बंदरगाह अरब और भारतीय कल्चर का मिलन केंद्र था। यहाँ से जहाज द्वारा बहुत कम समय में इजिप्ट या सऊदी अरब पहुंचा जा सकता था। यदि सड़क मार्ग से जाना हो तो बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन और जॉर्डन से इजराइल होते हुए इजिप्ट पहुंचा जाता था। इसके अलावा इजिप्ट पहुंचने के लिए ईरान से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से इजिप्ट जाया जाता था, लेकिन इसमें समुद्र के दो छोटे छोटे हिस्सों को पार करना होता था। इजिप्ट शहर अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों का मिलन स्थल था। यह प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और रिलीजियस केंद्र था। मिस्र के इंडिया से भी डीप रिलेशन थे। मान्यता है कि यादवों के गजपत, भूपद, अधिपत नाम के 3 भाई मिस्र में ही रहते थे। गजपत के अपने भाइयों से झगड़े के चलते उसने मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बसाया था। गजपत बहुत शक्तिशाली राज्य था। इसके अलावा ऋग्वेद में बोट द्वारा ओशियन को पार करने के कई उल्लेख मिलते हैं और एक ऐसे बड़े जहाज का जिक्र मिलता है जिसको 100 नाविकों द्वारा चलाया जाता था। ऋग्वेद में ओशियन मार्ग से ट्रेड के साथ साथ इंडिया के दोनों महासागरों का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें आज बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के नाम से जाना जाता है। अर्थवेद में ऐसी बोट मेंशन है जो सेफ और कंफर्टेबल थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को स्वर्ण मार्ग तथा सिंधु नदी को स्वर्णमयी कहा गया है। सरस्वती क्षेत्र से सोना निकाला जाता था और उसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके साथ साथ अन्य वस्तुओं का एक्सपोर्ट भी किया जाता था। भारत के लोग समुद्र के मार्ग से मिस्र के साथ ट्रेड करते थे, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में तुर्क ऋषि के लेख से और रामायण में केवरतों की कथा से तथा लोक साहित्य में रघु की कथा से क्लियर होता है। इंडिया में सिंधु, गंगा, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र ऐसी रिवर हैं जिन पर पौराणिक काल में बोट, शिप आदि चलने का उल्लेख भी मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत और अरब की खाड़ी पर बसे प्राचीन देश के बीच ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जहाजों से आवागमन होता था। इंडिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में शिप और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख हैं। याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडेय तथा अन्य पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाजों तथा समुद्र यात्रा संबंधित कथाएं हैं। इसके अलावा अमेरिका का उल्लेख पुराणों में पाताललोक, नागलोक आदि कहकर बताया गया है। अमेरिका को अम्बरीश भी कहते थे, जैसे मेक्सिको को मक्सिका कहा जाता था। कहते हैं कि मेक्सिको के लोग भारतीय वंश के ही हैं। वे भारतीय जैसी रोटी थापते हैं, पान, चूना, तंबाकू आदि चबाते हैं। नववधु को ससुराल भेजते समय उनकी प्रथाएं, दंत कथाएं, उपदेश आदि भारतीय जैसे ही होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक और मेक्सिको है तो दूसरी ओर कनाडा। अब इस कनाडा के बारे में भी कहा जाता है कि यह भारतीय ऋषि कनाद के नाम पर रखा गया है। कनाडा के उत्तर में अलास्का नाम का एक क्षेत्र है। पुराणों के अनुसार कुबेर की नगरी अलकापुरी हिमालय के उत्तर में थी। यह अलास्का अलका से प्रेरित है। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेखों आदि का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन काल में अमेरिका में इंडियन लोगों का निवास था। इसके बारे में विस्तार से वर्णन आपको भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखी बुक हिंदू अमेरिका में चित्रों सहित मिलेगी। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे नाम का एक क्षेत्र है जो विष्णु के नाम उरुगाव से प्रेरित है। इसके अलावा अर्जेंटीना को अर्जुन स्थान का अपभ्रंश माना जाता है। दोस्तों, पांडवों का स्थपति मैदानव था जिसने विश्वकर्मा के साथ मिलकर द्वारका का निर्माण कराया था और इसी ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी करवाया था। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडर उसी के द्वारा निर्मित है और इसी को माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। इस सभ्यता का प्राचीन ग्रंथ है पोपोल भू। पोपोल भू में सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व की जो स्थिति वर्णित है, कुछ कुछ ऐसी ही वेदों में भी मेंशन है। उसी पोपोल भू ग्रंथ में असुरों से देवों के संघर्ष का वर्णन उसी प्रकार मिलता है जैसे कि वेदों में मिलता है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।